हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी 2022 यानी 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसके क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस जो आपका प्रश्न पत्र है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड थे और आपके कुछ क्वेश्चन जो थे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वॉट 240 वोल्ट तथा 40 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। यानी हमारे पास दो बल्ब है, उन दो बल्बों का जो है वोल्टेज और पावर दोनों दिया गया है। ठीक है, वोल्टेज और पावर दोनों दिया गया है। पहले बल्ब का है 60 वॉट 240 वोल्ट और दूसरे का है 40 वॉट 240 वोल्ट। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा गणना कीजिए। यानी आपको बताना है कि इन दोनों बल्ब में से किसका अत्यधिक प्रतिरोध होगा, यानी R का मान किसका अधिक हो। There are two electric bulbs marked 60 watt to 40 volt and 40 watt to 40 volt respectively. Which one of them has higher resistance? Calculate. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो बल्ब दिए गए हैं। ठीक है, इनका जो पावर और रेजिस्टेंस है उनको हम P1 P2 और जो है जो आपका यहाँ पे वोल्टेज है V1 V2 ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है पहले बल्ब के लिए। ठीक है, पहले बल्ब के लिए P1 दिया गया है 60 वॉट और V1 दिया गया है आपका 240 वोल्ट। 240 वोल्ट। P1 है 60 वॉट, V1 है 240 वोल्ट। यहाँ पे हम R का मान निकालेंगे, यानी R1 का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? R1 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन का यूज करेंगे जो है आपका P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। क्या है? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करके हम R का मान निकालें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है, यानी R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। R1 बराबर V1 का स्क्वायर अपॉन P1। V1 का स्क्वायर कितना है? 240 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग। और P1 कितना है? 60। सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर आएगा आपका ठीक है, तो आपका जाएगा 960 ओम। ठीक है, तो R1 का मान कितना आया है? 960 ओम। ठीक है, नोट करेंगे इसे। इसी तरीके से आप दूसरे बल्ब के लिए निकालेंगे R का मान। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P2 का मान दिया गया है, ये आप निकालेंगे। V2 का मान आपका दिया गया है,
ये निकालेंगे, और R2 आपको क्या निकालना है, इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो P2 कितना दिया है, P2 है आपका 40 वॉट, ठीक है, और V2 है आपका 240 वोल्ट, 40 वॉट और 240 वॉट, ठीक है, 240 वोल्ट, ये है वॉट। यहां पर भी सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, R बराबर V² अपॉन P, ये आपका फॉर्मूला है, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, V2 सॉरी आपका जो है V2 का स्क्वायर यानी 240 का स्क्वायर अपॉन P2 है 40, तो ये आपका आ गया R2, कितना आया है, R2 बराबर 1440 ओम, ठीक है, नोट करेंगे। अब आप देख सकते हैं R1 और R2 की वैल्यू आ गई है, दोनों बल्बों के लिए प्रतिरोध का मान आ गया। तो यहाँ पर जो है, जो आपका प्रतिरोध, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं दूसरे बल्ब के लिए अधिक आया है, यानी जो दूसरा बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक, ठीक है। तो आप लिखेंगे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाए, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो आपका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भागों में विभाजित है। पहला है आपका ओम का नियम, यानी ओम का नियम क्या है ये आपसे पूछा गया, 1 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है, व्हाट इज ओम। अब अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई भी जो है, आपके पास क्या है, कंडक्टर है, एक चालक है, उससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहीं पर भी मतलब अगर हम दो बिंदु लें, वहां पर जो विभव अंतर होगा, ठीक है, जो विभव अंतर होगा वो जो है आपके करंट यानी धारा के समानुपाती होगा। यानी आपका कोई भी कंडक्टर है, जिसे हमने तार ले, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा से उस जो है तार से धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम दो बिंदु ले जहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो ये जो वोल्टेज होगा ये जो है करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया। अब अगर हम यहाँ पे इस साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध R, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, और ये जो कंडीशन है ये जो है तब फुलफिल होती है जब आपकी सारी की सारी भौतिक अवस्थाएं, तापमान सब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें तापमान, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, ऐसी कंडीशन में अगर किसी चालक से, किसी कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव अंतर होगा वो करंट के ऊपर यानी धारा के ऊपर डिपेंड करेगा या उसके समानुपाती होगा, ठीक है। और जब आप इस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे आंसर किस तरीके से लिखेंगे। Ohm's law states that
voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी ओम का नियम यह कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर से, चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उस कंडक्टर पे, ठीक है, उस कंडक्टर पे जो वोल्टेज हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट, वो धारा के ऊपर निर्भर करेगा या उसके समानुपाती होगा। प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे तापमान हो गए, ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, ठीक है। ओम का नियम कहता है कि एक कंडक्टर में वोल्टेज इसके माध्यम से बहने वाली धारा के सीधे आनुपातिक होता है। और यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि सारी की सारी भौतिक स्थितियां या अवस्थाएं और तापमान स्थिर हो, यानी V बराबर I इंटू आर। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाए, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका खा प्रश्न है और ये भी आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पिछला प्रश्न पत्र था उसमें वाम हस्त नियम आपसे पूछा गया, यानी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे राइट हैंड रूल पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे राइट हैंड रूल लिखना, ठीक है। तो अगर हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, जो आपका दाहिना हाथ है उसकी मध्यमा, तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपको इस तरीके से रखना है कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो, ठीक है। तो जब आप इनको इस तरीके से रखते हैं तो जो आपका अंगूठा है, ठीक है, ये बल की ओर इशारा करता है। जो आपका, जो ये आपकी तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये जो है ये आपको बताती है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। और जो आपकी मध्यमा है यानी मिडिल फिंगर है, ये आपको करंट की दिशा दिखाती है, ठीक है। तो क्या है, आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को, ठीक है, आपके दाहिने हाथ को इस तरीके से रखना है कि तीनों अंगूठा, ठीक है, मिडिल फिंगर और जो आपकी तर्जनी उंगली है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अंगूठा फोर्स को दर्शाए, आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए उंगली, और मध्यमा आपकी करंट, ठीक है। तो इसके माध्यम से अगर हमें दो भी क्वांटिटी पता है तो हम तीसरी की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर जो है किस तरीके से लिखेंगे। आंसर, Fleming's right hand rule shows the direction of induced current when a conductor attached to a circuit moves in magnetic field। यानी फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वह यह कहता है कि वो क्या दर्शाता है, आपको करंट की दिशा, ठीक है, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा बताता है जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो मूव करता है, गति। The thumb is pointed in the direction of motion of conductor relative to the magnetic field। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हाथ का अंगूठा है, थंब है, वो क्या दर्शाता है, कंडक्टर की जो है मोशन की दिशा, उसकी गति की दिशा, यानी बेसिकली वो फोर्स को दर्शाता है कि किस दिशा में कंडक्टर पे, चालक पे बल, ठीक है। द फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और जो आपकी दूसरी फिंगर है यानी मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये किसे दर्शाती है, करंट की दिशा, यानी करंट को, धारा को किस दिशा में जो है धारा प्रेरित हो। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है जब एक सर्किट से जुड़ा कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है या गतिमान होता है। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कंडक्टर की गति की दिशा को इंगित करता है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इशारा करती है, फिर दूसरी उंगली प्रेरित धारा की दिशा में
की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है कि अपवर्तन के नियम लिखिए। राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ, यानी इसमें आपको ये बताना है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका नियम क्या है। बेसिकली हमने जब आप प्रकाश का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने दो फिनोमेना या दो परिघटनाएं जो हम प्रकाश के कारण ऑब्जर्व करते हैं, यानी प्रकाश में आप ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। जब हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो आपकी किरण है, यानी जो आपके प्रकाश की किरण है वो जब किसी सतह से टकराती है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ऐसे टकराती है फिर परावर्तित हो जाती है। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसकी जो उसकी गति की दिशा है वो बदल जाती है और जिस माध्यम से वो आ रहा था उसी माध्यम की ओर वो चला जाता है। इसके हमने नियम भी पढ़े थे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी परिघटना जो है वो है आपकी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाए, मान लीजिए प्रकाश की किरण वायु से जल की ओर जा रही है, तो क्या होता है जब प्रकाश की किरण वायु से जल की ओर जा रही है, आप ये जानते हैं वायु क्या है, एक रेयर मीडियम, ठीक है, यानी विरल माध्यम है। वहीं जल क्या है, एक सघन माध्यम है। तो यहाँ पर जो विरल माध्यम होता है उसका प्रकाशिक घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है जल के या सघन माध्यम के कंपैरिजन में कम होता है। अब क्या हो रहा है, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है तो ऑप्टिकल डेंसिटी में बदलाव आ रहा है, प्रकाशिक घनत्व में बदलाव आ रहा है। इसके कारण यह देखा गया कि जब भी किरण जब भी वायु से जल की ओर जाती है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। या हम ये कहेंगे कि अगर हम अभिलंब बनाएं, अभिलंब ड्रॉ करें, कहाँ पर, जहाँ पे ये इंटरफेस में या जो आपकी बाउंड्री है उससे अंदर जा रहा है, तो एक अभिलंब या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये देखा गया है कि जब भी जो है किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो नॉर्मल या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब भी किरण सघन से विरल में जाती है, यहाँ पे विरल से सघन में जा रही है, सघन से जब विरल में जाती है तो किरण क्या करती है, वो जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी अपने पथ से मुड़ जाती है। तो इसी परिघटना को हम अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको रिफ्रैक्शन के नियम लिखने। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का या अपवर्तन का नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण, ठीक है, अपतित किरण जो है अपवर्तित किरण, नॉर्मल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब एक ही प्लेन में लाए जाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है या एक नियतांक होता है। बेसिकली ये आपका जो है अपवर्तनांक को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई और आर क्या हो, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई जो है वो अपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। वहीं अगर हम एंगल आर की बात करें तो जो एंगल आर होता है वो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो एंगल आई क्या होता है, अपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आर, यानी जो है अपवर्तन कोण। ठीक है, ये अपतित किरण है, अपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, आई और, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है साइन
ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट to the point of interface of two transparent media at the point of incident all lie in the same, यानी अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर का अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी किसी दिए गए प्रकाश के लिए अपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या से अनुपात स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एन के इसको हम क्या कहते हैं? फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला है एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड मीडियम का यानी दूसरे माध्यम का पहले जो माध्यम है उसके सापेक्ष। ठीक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आप क्या करेंगे? इस डायग्राम को भी ड्रॉ करें। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और का प्रश्न है, यानी आपको या तो पहला प्रश्न करना है या फिर दूसरा। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है एक न्यूमेरिकल है और ये 3 भागों में बटा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। याद कीजिए, कैलकुलेट करना है। पहला क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे बल्ब की शक्ति यानी पावर ऑफ बल्ब, यानी बल्ब की शक्ति यानी P का मान आपको निकालना है। बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब R का मान निकालना है। 2 घंटा जलने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा यानी एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट कर लेते हैं उसे। तो आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे V का मान दिया गया है, कितना है? 5 वोल्ट, और I का मान दिया गया है 500 मिली एम्पियर या 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट में हमें पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है शक्ति यानी पावर इक्वल्स टू PI। V कितना है? 5, I कितना है? 500 गुणा 10⁻³ 2500 ये हो गया 2.5 वाट। पावर आ गई आपकी 2.5 नोट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो फॉर्मूला है आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। R निकालेंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है आपका? 50 है V, 5 है, और I है आपका 500
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻³ या लिख सकते हैं 1/10⁻², -3 1/10⁻⁻1 या 10 ओम। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, एनर्जी निकालनी है। 2 घंटे में कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटा। इसे आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 इंटू 3600 से इंटू करके। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड में आ गया 7200 सेकेंड। ठीक है, अब एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा। फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P कितना है, P है आपका 2.5, T कितना है 7200। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 18,000 जूल एनर्जी, यानी तो आप लिखेंगे 18,000 जूल ऊर्जा की खपत होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी यानी f का मान क्या है, 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी लेंस के माध्यम से जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, ये सब आपको निकालना। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. Find the position, nature, size of the image formed by the lens. तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास h का मान दिया गया है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। f का मान दिया गया है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे f का मान पॉजिटिव है। ठीक है, f का मान कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव। अब u दिया गया है, u कितना है, 30 है, तो नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर आपके पास u का मान दिया है। अब यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो इससे आपका v का मान निकल जाएगा 1/v माइनस 1/u कितना है, 1/ माइनस 30 बराबर 1/f है 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/20।
तो 1/20 होगा 1/20 माइनस 1/30, यानी 1/20 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा नीचे, 3 माइनस 2 या 1/60, या हम कह सकते हैं कि जो v का मान आया है, v आया है +60 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं v का मान आपका +60 सेंटीमीटर आ जाए। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, जहाँ पे h' क्या है, इमेज की लेंथ यानी प्रतिबिंब की लंबाई, या हम लिख सकते हैं v/u। ठीक है, तो h' हमारे पास है नहीं, h है, कितना है h, 4, v का मान है +60, u का मान है -30, तो h' की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/-30 गुणा 4, तो ये आ गया -8 सेंटीमीटर। h' आया -8 सेंटीमीटर। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, -60/30 तो आया है -2। ठीक है, अब ये कंक्लूजन m का मान, ठीक है, v के मान से आप बता सकते हैं स्थिति। ठीक है, तो +60 है, यानी जो है दाहिनी साइड होगा, राइट साइड में होगा लेंस के, यानी जो है वस्तु की स्थिति की बात करें, लेंस के दाहिनी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, पहला आपका आ गया लेंस वस्तु की स्थिति। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, वस्तु नहीं है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसी होती है, देख सकते हैं 2 आ रहा है, यानी दुगनी, यानी बिंब के आकार से दुगना। ठीक है, वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, ये नेचर आ गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, साइज, तो क्या होगा, दुगना होगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, साइज और प्रकृति सब आपका लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, नोट करेंगे आप। प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आपका क्या शो करता है, उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उल्टा लिखेंगे, वास्तविक उल्टा, बिंब के आकार से दुगना। ठीक है, और दाहिनी ओर होगा 60 सेंटीमीटर की दूरी। तो बच्चों, आज हमने जो आपका ये प्रश्न पत्र है, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये भी आपको समझ में आया। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रश्न पत्र में भी आया था, इसमें भी आया है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पावर के क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से आपको से न्यूमेरिकल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।